नमस्कार उमेश जी, आपको पोंगल की हार्दिक शुभकामनाएं। अंजू जी, आपको भी जय सिया राम। जय सिया राम। सर ये बताइए कि अचानक ऐसा क्या हो गया कि हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी बंद हो गई? आधी रात को ऐलान कर दिया कि बंद हो गई कंपनी। 7-8 साल पुरानी कंपनी तो थी। तो ऐसी कौन सी मजबूरी हो गई? क्या ट्रंप के डर के मारे कंपनी को बंद करना पड़ गया है? आपने बरोबर पकड़ा है। 20 तारीख को ट्रम्प शपथ लेने वाले हैं। और आपने देखा ही है कि 3-4 दिन पहले ही उन्होंने कंपनी बंद कर दी है। उन्होंने बोला है कि हम वी आर आउट ऑफ आइडिया, वर्क लाइफ बैलेंस। हम एक तरह से हमने बहुत सारा पैसा कमा लिया है। मतलब एक तरह से वो बताना चाहते हैं कि हम लोग फाइनेंस प्रोफेशनल्स नहीं थे, हमारे पास पैसे नहीं थे, बट आज हमने बहुत तरक्की कर ली है। अभी हम बंद कर रहे हैं, हम एक फाउंडेशन बना रहे हैं। एक तरह से वो लॉ से बचने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने बोल दिया कि जो भी कम्युनिकेशंस है उसको वो इन्वेस्टिगेट करेंगे। और अंजू जी, आपको तो मालूम ही है, 2017-18 में एक कंपनी थी कैम्ब्रिज एनालिटिका। ठीक है। हम्म। फेसबुक ने वो डेटा हार्वेस्ट करके वहां पे इलेक्शंस इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की इंडिया में। उसको कांग्रेस पार्टी ने भी पैसे दिए थे। ठीक है, ऑफिशियली आया है। तो हम्म। अब क्या हुआ था कि जैसे ही वो लोगों ने बंद किया तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि इलेक्टोरली तो हम जीत नहीं सकते, तो हाउ डू वी विन। तो उन्होंने को समझ में आ गया कि प्राइम मिनिस्टर की जो इमेज है वो करप्ट नहीं है। उनको कैसे उनको उनकी इमेज को टार्निश किया जाए, हाउ डू वी टार्निश द इमेज ऑफ इंडिया। वो भी बहुत सारी चीजें हैं। देखिए, जनरली आपने देखा है डेमोक्रेट्स जब पावर में रहते हैं वो प्रो चाइना रहते हैं और वो हम्म। एंटी रशिया रहते हैं। तो जैसे ही ये गवर्नमेंट है बाइडेन की, जो इनके कॉर्पोरेट इंटरेस्ट है दे आर डीपली अलाइंड विद चाइना। जब भी आपने देखा है, कभी भी अगर फंड्स, कभी भी अ, अदानी जी, गौतम अदानी कभी भी कहीं पे पोर्ट्स लेते हैं, इमीडिएटली एक स्ट्राइक आ ही जाता है। स्टार्ट हुई थी ये मेरे हिसाब से 2017 या 18 में ऑस्ट्रेलिया में कोल माइंस लिया था इन्होंने। ठीक है। हम्म। तब उनको लगा कि तब ये एक तरह से, मैं उसका बाद में बताऊंगा कि व्हाट इज द लॉजिक। तो फिर सडनली इन्होंने क्या किया, हाइफा पोर्ट लिया था 2023 में, जनवरी में लिया था। ठीक है। तो जनवरी में जैसे हाइफा पोर्ट जीता था इन्होंने, तो इमीडिएटली जनवरी 24 2023 को ये हेडनबर्ग रिपोर्ट आ जाती है। जिसके कारण बहुत जिसके कारण अदानी कॉरपोरेशंस को, जो उनकी एफिलिएटेड कंपनीज है, उनको 10 लाख करोड़ का नुकसान सहना पड़ा। जिसके कारण जो इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, जैसे एलआईसी थी, एसबीआई है और अदर बैंक्स है, जिन्होंने लेंड किया था, उनके वैल्यूएशन कम होते जा रहे थे। और आपने देखा है कि उस समय राहुल गांधी और बाकी सब ऑपोजिशन लीडर्स ने बहुत बड़ा धरना भी दिया था, बोला है आपके पैसे डूब गए। सब ठीक है, बट आपको समझना पड़ेगा, अदानी ने अगर लोन लिया भी है तो पैसे लगाए कहाँ? उसने लगाया पोर्ट्स में, उसने लगाया कोल माइंस में, उसने लगाया है वहां रिन्यूएबल एनर्जी में। ये सारी ग्रोथ स्टोरीज है इंडिया की। और आपने देखा कि 2 साल हो गए फिर भी हिंडनबर्ग का जो लॉस हुआ था वो पूरा तो रिकवर नहीं हुआ, मोस्टली हो चुका है, क्योंकि ग्रुप इनहेरेंटली स्ट्रांग है। हम्म। और आपने देखा है कि कोलंबो पोर्ट भी लिया था उन्होंने, चाइना ने भी कोलंबो पोर्ट लिया, इन्होंने भी लिया। तो सडनली वापस मेरे ख्याल से उसी साल अक्टूबर में एक रिपोर्ट आई थी। ठीक है। और लास्ट ईयर तवांग पोर्ट लिया, जो इंडोनेशिया में। और अभी इंडोनेशिया के प्रधानमंत्री प्राबो सुबियांतो रिपब्लिक डे परेड के लिए भारत भी आ रहे हैं, और हम उनको ब्रह्मोस मिसाइल भी बेच रहे हैं। ठीक है, आपने सुना होगा। पर वहां हम्म। पे सबांग पोर्ट लेने का सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ, ये टिप, इट इज द एंट्री पॉइंट फॉर द स्ट्रेट ऑफ मलाक्का। और मेरे हिसाब से अपना जो लास्ट पॉइंट है निकोबार आइलैंड का, और सबांग पोर्ट में हार्डली 150-200 किलोमीटर का डिफरेंस है। वहां पे हमें हमारी सबमरीन्स को डॉकिंग करने की परमिशन मिल गई, रिफ्यूलिंग की सर परमिशन मिल गई। सर मैं अगर आपसे ये समझना चाहूं कि ये जो हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी थी, इसने सबसे ज्यादा नुकसान तो भारत की अर्थव्यवस्था को पहुंचाने की कोशिश की। और हमारे देश की ऑपोजिशन ने जैसी उनकी कोई रिपोर्ट आती थी अडानी को लेकर या वो सेबी को लेकर भी, तो एकदम से उसको हाथों हाथ लिया। यानी कि कहीं ना कहीं दोनों के बीच में तालमेल था और टारगेट पे भारत की इकोनॉमी थी। आपने एब्सोल्युटली बोला है कि इट वाज अ टारगेट, वाज द भारत की इकोनॉमी टारगेट थी। टारगेट था भारत प्रधानमंत्री का इमेज, टारगेट था भारत के कॉर्पोरेट सेक्टर, टारगेट था छोटे इन्वेस्टर्स की सेविंग्स। एक तरह से यहाँ पे एक तरह से
भारत की इकोनॉमी को डुबोना चाहते थे। 10 लाख करोड़ का नुकसान हुआ था उस समय अदानी ग्रुप को, आपने देखा था। और उस समय आपने ये भी देखा होगा कि जिस हिसाब से एक फियर साइकोसिस भी क्रिएट किया गया, भारत के मीडिया हाउसेस ने द हिंडनबर्ग रिपोर्ट को ना कुछ बरोबर स्टडी किया, बस उन्होंने जो भी उसको उन्होंने हेडलाइंस बना के एक तरह से फियर साइकोसिस क्रिएट करके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट भी खराब करने की कोशिश की। उसको पॉप पॉप उसको बरोबर तरीके से इसको समझा नहीं था, ठीक है, इसको बोलते ड्यू डिलिजेंस नहीं किया था उन्होंने, उसको समझा नहीं था। तो बाद में लोगों को समझ में आया कि अगर भारत में अगर मॉरिशस से इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं, ये अभी से नहीं आ रहा है, ये कांग्रेस रेजिम के टाइम से आ रहा है, ठीक है। वो सब चीज को बात कुछ किया नहीं है, अकेले इसके अंदर जो अदानी की कंपनीज में जो इन्वेस्टमेंट्स उधर से आ रहे थे उसको एक चीज बना के उन्होंने एक बहुत ही सेंसेशनलाइज कर दिया। जबकि भारत में अगर सबसे ज्यादा एफआईआई का इन्वेस्टमेंट आता है वो तो आता है मॉरिशस से, आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं, राउंड ट्रिपिंग का मामला हमने कितनी बार बात किया। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, बट इन्वेस्टर्स को समझ में नहीं आया, फियर साइकोसिस आ गया। और भारत के मीडिया हाउसेस भी बहुत हद तक इन्वॉल्व है, क्योंकि वो भी मिल चुके थे हिंडनबर्ग से। उनको एक चीज था, दे शुड हैव गॉन थ्रू द रिपोर्ट, दे शुड हैव हाईलाइटेड द ग्लैरिंग, जो उन्होंने जो सेंसेशनलिज्म है, प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की, वो उन्होंने हाईलाइट उजागर नहीं किया। बाकी सब चीज उन्होंने उजागर करके एक तरह से भारतीय स्टॉक मार्केट को क्रैश करने की कोशिश की। आपको ये मालूम है ये हुआ था फरवरी 2023 में, एक साल बिल्कुल। बिफोर द 2024 लोकसभा इलेक्शन। तब आपने देखा था जितने भी भारतीय कॉर्पोरेट्स है वो अदानी में आके उन्होंने इन्वेस्ट भी किया, उन्होंने सपोर्ट किया। ये एक बहुत ही अच्छी बात थी, क्योंकि उस समय आपने उसके बाद क्या हुआ, ग्लोबल हेज फंड आ गए थे, क्योंकि उनको डच चीप प्राइसेस में मिल रहे थे सारे जो जितने भी स्ट्रेटेजिक स्टॉक्स थे उनको डच चीप प्राइसेस में मिल रहे थे, तो उन्होंने इन्वेस्ट कर लिया। और आज आप देख रहे हैं कि अदानी की वैल्यूएशन वापस वैसी की वैसी है, कोई फर्क तो कुछ नहीं पड़ा। सेकंड, एक और एक चीज आपने देखा होगा कि अभी थोड़े दिन पहले वापस जैसे आपने बताया था सेबी चीफ के ऊपर भी उंगलियां उठाई गई, उनको भी बोला गया इनके ऑफशोर इन्वेस्टमेंट्स है। आपको ये जान के सबको मालूम होगा कि आरबीआई खुद ही अलाउ करती है, आप और मैं $2.5 लाख पर ईयर हम कोई भी ओवरसीज फर्म में इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो आरबीआई की परमिशन दी हुई है, ठीक है। अब कोई किसी को बताना है नहीं बताना है उसकी मर्जी, क्योंकि सारा इंफॉर्मेशन तो टैक्स अथॉरिटीज के पास है। बट इन्होंने उसको भी सेंसेशनलाइज किया, उसके अंदर सेबी चीफ को डॉक पे ले रखा, वहां पे भी एक तरह से उनकी क्रेडिबिलिटी, हमारी जो इंस्टीट्यूशंस की क्रेडिबिलिटी है, हमारे फाइनेंस मिनिस्ट्री की क्रेडिबिलिटी है, प्राइम मिनिस्टर की क्रेडिबिलिटी है, अपनी इंडिया ग्रोथ स्टोरी की जो क्रेडिबिलिटी है, इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट की क्रेडिबिलिटी है, सब पे सवाल या निशान लगाने की कोशिश की, जिसके कारण एक भय का माहौल बने और यहाँ पे लोगों को लगे कि ये गवर्नमेंट उनकी सेविंग्स को उनकी सेविंग्स को डुबा रही है। पर बिल्कुल। भारत के इन्वेस्टर्स बहुत समझदार थे, उन्होंने इसको यूज अपॉर्चुनिटी को यूज किया एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। आप देख ही रहे हैं अपन हमारे म्यूचुअल फंड्स में इन्फ्लोस कम नहीं हुए, जो पहले 22-23 हजार थे अभी 26,000 करोड़ आ रहा है। तो लोगों को मालूम है द इंडियन पब्लिक बिलीव द ग्रोथ स्टोरी जी। ऑफ ऑफ इंडिया और दे बिलीव इन द लीडरशिप ऑफ नरेंद्र मोदी। तो कुछ भी सर नहीं हुआ इसमें, आपने देखा। सर क्या ये जो कंपनी है हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी, इन्होंने भी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग से बहुत पैसा कमाया है? अंजू जी, सबसे पहले तो मैं इनको इन्वेस्टमेंट फर्म नहीं बोलूंगा, मैं इनको प्रोपेगेंडा फर्म बोलूंगा। जो हमारे यहाँ पे जो बोलते हैं एक शब्द बोलते हैं, आप किसी का अगर कत्ल करने जाते हो तो सुपारी देना बोलते हैं, और इंग्लिश में बोलते हैं हेंचमैन। दे आर इकोनॉमिक मर्सिनरीज, हेंचमैन, इको टेररिस्ट। इन्होंने मैनिपुलेशन किया और इन्होंने पैसे कमाए हैं एट द एक्सपेंस ऑफ द स्मॉल इन्वेस्टर्स। ये एक फिनेंशियल टेररिज्म है मेरे हिसाब से, क्योंकि आप लोगों की सेविंग्स के साथ खेल रहे हो, उनके ट्रस्ट के साथ खेल रहे हो। तो इतने सेंसिटिव चीजों को हम इनको इन्वेस्टमेंट फर्म कैटेगराइज करते हैं। आई डू नॉट अप्रूव इट, मेरा तो नहीं मानता। आई वुड से दैट दे आर इकोनॉमिक टेररिस्ट। और सर इनका साथ तो पूरा पूरा राहुल गांधी एंड कंपनी ने दिया, उन्होंने भी तो तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कैसा माहौल क्रिएट कर दिया था, देखिए सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया और फिर कितना वॉश आउट कर दिया इन्होंने, संसद के कितने सारे सेशन इसी की भेंट चढ़ गए, हंगामा ही होता रहा। देखिए, उनको तो अकाउंटेबल रखना चाहिए। वी हैव टू पुट द अकाउंटेबिलिटी कि जो पार्लियामेंट में आपने जो डिस्ट्रप्शंस किए उसका जो कॉस्ट होता है वो राहुल गांधी से वसूल करना चाहिए।
जब तक हम उनके ऊपर कॉस्ट नहीं डालेंगे, ये बेवजह ये एलिगेशंस लगाते रहेंगे। वो जाते हैं बाहर और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की दुहाई देते हैं। हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो ऑथेंटिसिटी है, उसके ऊपर उन्होंने प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। जहां तक कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बोल भी दिया है कि आप आके टेस्टिंग कर लीजिए। मल्टीपल राउंड्स ऑफ टेस्टिंग हुई वहां पे। वो वोटर ट्रेल, ऑडिट ट्रेल के थ्रू उन्होंने देखा गया एक भी मशीन में कोई प्रॉब्लम नहीं आया। उसके बावजूद भी इन्होंने एक तरह से डर का माहौल बनाने की कोशिश की, भय का माहौल बनाना चालू किया, ताकि देश के अंदर ये गवर्नमेंट गिर जाए। एक क्लासिक रेजिम चेंज ऑपरेशन था, जैसे बांग्लादेश में करने की कोशिश, बांग्लादेश में सक्सीड हो गया, भारत में नहीं हुआ। भारत में तो उसका स्केल बहुत ही बड़ा था। राइट फ्रॉम द शाहीन बाग, राइट फ्रॉम द फार्मर्स प्रोटेस्ट और ये हिडनबर्ग एक साथ हो रहा था सब चीज। तो एक तरह से कोऑर्डिनेटेड स्ट्रेटेजी थी। और इन सबको सपोर्ट कर रहे थे जॉर्ज सोरोस। जॉर्ज सोरोस को आपको मालूम ही है कि उन्होंने दावोस में बोल दिया था कि ही हैज कमिटेड $1 बिलियन टू डिसलॉज द गवर्नमेंट ऑफ पेट्रियोटिक नेशनलिस्ट हिंदू गवर्नमेंट ऑफ नरेंद्र मोदी। $1 बिलियन उन्होंने दे दिया और वो पैसे इधर आए भी हैं और लोगों ने लगाए भी हैं। नहीं तो 10 महीने कैसे फार्मर्स प्रोटेस्ट, आज कौन पैसा लगाता है? अपने घर से बाहर निकलो तो पैसे लगते हैं, 10 महीने इन्होंने कैसे सस्टेन किया, वो सोचने वाली बात है। और इनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजिंग फॉर रिपोर्टिंग ऑफ करप्ट प्रैक्टिसेस। कोई भी एक फैंसी नाम बना के ये एक एडवोकेसी ग्रुप बना देते हैं, एनजीओ बना देते हैं, फिर बाद में रिपोर्ट निकालते हैं, फिर इनके फंडेड एक्टिविस्ट हमारे जुडिशियल सिस्टम में जाके इनके जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं इंडिया के, उसके ऊपर भी सवालिया निशान उठाते हैं। अदानी जी एक और एक चीज है, अदानी कॉपर इंडस्ट्री में भी आ रहे हैं। आपको जी। मालूम होगा वेदांता के साथ क्या हुआ 2018 में। वहां पे प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया गया। अनफॉर्चुनेटली उस समय की गवर्नमेंट को उनको गोलियां चलानी पड़ी, जिसके कारण कुछ लोग मारे गए। आज तक 8 साल 6 7 साल हो गए, वो प्लांट बंद है। उस प्लांट का ऐसा था कि दैट प्लांट वाज द 7th लार्जेस्ट कॉपर रिफाइनरी यूनिट इन द वर्ल्ड। फ्रॉम बीइंग द नेट एक्सपोर्टर वी बिकेम इम्पोर्टर। और इधर जो भी इनका प्रोडक्शन होता था वो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज जाता था। आज सारा चीज चाइना उसको सप्लाई कर रहा है। तो ये आप देख लीजिए, जितने भी एनजीओ के प्रोजेक्ट्स होते हैं, एनजीओ फंडेड होते हैं, इसको फंड किया जाता है चाइना के लोगों से या जॉर्ज सोरस, जो जिनका बहुत बड़ा इंटरेस्ट है चाइना के साथ। पर सर अब जैसे कंपनी बंद कर दी गई, ट्रंप के डर के मारे बंद की गई कि भाई इनके खाते ना खुले, इनके भाई खाते या इनके अकाउंट्स ना देखे जाएं, लेकिन हेरा फेरी तो उन्होंने की है, तो क्या ये बच जाएंगे? इनकी मेरे पुरानी हिसाब फाइल खोलेंगी ना कि किस मंशा के साथ इन्होंने सारी रिपोर्ट्स तैयार की थी। मेरे हिसाब से तो ये बचेंगे नहीं, क्योंकि ट्रम्प के कैबिनेट में जितने लोग हैं सब एंटी चाइना हॉक्स है। और आपने देखा है कि अदानी जी पे एक अरेस्ट वारंट निकाला था 1.5 महीने पहले पे। उनपे इल्जाम लगाया गया था कि उन्होंने भारत के कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स को रिश्वत दी है। और उसी रिपोर्ट को राहुल गांधी उसको एक बहुत ही जेन्युइन रिपोर्ट मानते हैं और वो बोलते हैं अदानी को गिरफ्तार कर लेना चाहिए। जब हमारे देश के जज ने वर्डिक्ट नहीं दिया, उधर का एक ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे राहुल गांधी ऐसा बोल रहे हैं। और सबसे बड़ा हास्यास्पद बात देखिए, जो अटॉर्नी थे उधर, वो 1 महीने पहले रिजाइन कर चुके हैं, ठीक है। और ट्रम्प के पहले हिंडनबर्ग ने अपनी कंपनी बंद कर दी है। और इससे पहले जो हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट एक और एक कंपनी के साथ शेयर की, उसका नाम था क्लिंगडन कैपिटल ऐसा कुछ है। उसके अंदर जो रिसर्च एनालिस्ट है, उसकी वाइफ जो है वहां पे अमेरिका में, शी इज अ हाई फ्लाइंग सोशलाइट एंड शी इज कंसिडर्ड टू बी द मेंबर ऑफ सीसीबी। और एक तरह से उसके ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन चालू होंगे। तो इन लोगों को लग गया कि अपने ट्रेसेस, अपने ट्रेल सब हटा दो। अभी डोनाल्ड ट्रंप आ रहे हैं, हमें पहले से ही वी शुड क्लोज आवर ऑपरेशंस बिफोर दे कम। पर सर जैसे आप कह रहे हैं ना कि सोरोस की पूरी भूमिका इसमें रही, राहुल गांधी का सोरोस के साथ क्या रिश्ता उसको लेकर, तो आप देखिए पहली बार बीजेपी ने संसद में खड़े होकर सीधे सीधे टारगेट किया कि ऐसी कंपनियों में भी सोनिया गांधी चेयरमैन बनी हुई हैं, जो कंपनियां भारत में कश्मीर को भारत से अलग करना चाहती हैं। सारी बातें भी सामने, पहली बार फ्रंट फुट पर आकर बीजेपी ने राहुल गांधी फैमिली को घेरा इस मुद्दे पर। अब आपको लगता है कि ये कंपनी बंद होने के बाद कुछ बाकी बचा रह गया है राहुल गांधी के बारे में और खुलासा होने में, या पूरी तरह से बेनकाब हो चुके हैं वो? देखिए, वो बेनकाब तो पहले ही हो चुके हैं।
फिर भी कांग्रेस का एक ऐसा है कि उनके पास कैप्टिव वोट बैंक है 18 से 20% का। वो बीजेपी को, वो एंटी बीजेपी वोट बैंक है, वो उनको सपोर्ट करेगा ही। और आज आपने देखा है कि कांग्रेस खुद के बलबूते पे तो आ नहीं सकता, वो रीजनल अलायंस का एक पूरा एक अलायंस बना के, रीजनल पार्टीज का अलायंस बना के ही आ सकता है। और वो कर रहा है, वो कास्ट डिवीजन पॉलिटिक्स खेल रहा है। तो मेरा ये मानना है कि आगे जाके कांग्रेस का भविष्य तो मुझे इतना ब्राइट नजर नहीं आ रहा है। बट ऐसा है कि ये पार्टी अभी भी रहेगी, रेलेवेंस रहेगा, क्योंकि एक सर्टेन सेक्शन वो एंटी बीजेपी है। वो बीजेपी के साथ कभी नहीं जाएंगे, तो एंटी बीजेपी वोट्स के कारण कांग्रेस का रेलेवेंस रहेगा। सेकेंड, आप ये देख लीजिए, कैम्ब्रिज एनालिटिका एनालिटिका जैसे ही बंद हुई, उसके बाद हिंडनबर्ग चालू हुआ। आपको लगता है ये इधर ही बंद हो जाएगा? मेरे को तो नहीं लगता। मेरे नया हिसाब नाम से कुछ थर्ड यूनिट आ सकता है, और इस टाइम पे वो शायद एक अलग ही फॉर्म में आए। और आज जिस हिसाब से आप देख रहे हैं कि कंप्यूटर्स के अंदर, जिस हिसाब से एआई के अंदर बहुत ज्यादा प्रोग्रेस हुआ है, जिस हिसाब से फेक डीप वीडियोस निकल रहे हैं, एक तरह से क्रिप्टो का चल रहा है, तो नेक्स्ट मेरे ख्याल से ये उस स्पीयर में आएंगे, और लोगों का झुकाव भी उधर बढ़ रहा है क्रिप्टो के ऊपर। So we have to be very careful. We have to see in which other ways these many other firms which are likely to come in the future are going to come. हमें उस पे नजर रखने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि हिंडनबर्ग चले गया तो और कोई तीसरा आएगा नहीं। सर, हो सकता है नाम बदलकर और कंपनी खड़ी कर दी जाए, क्योंकि जो लेटर लिखा हुआ है उसमें ये भी तो लिखा है कि मेरे बहुत सारे एम्प्लॉयज जो है उनके पास नौकरी नहीं रहेगी, बड़े काबिल लोग हैं, उनको कोई ना कोई कंपनी ऑब्जर्व कर ले। ये सब भी तो चिट्ठी में लिखा है, नाथन ने जो कंपनी बंद करते वक्त लिखी है। तो इसका मतलब ये है कि वो 11 के 11 हो सकता है कोई नई कंपनी खड़ी कर ले, पीछे से सोरोस वो उसको सपोर्ट कर दे। देखिए, सोरस का तो ऐसा था कि वो तो एक स्मोक स्क्रीन था, उसका एक रेसिडुअल वैल्यू खत्म हो गया था गहरा राज्य के लिए, तो उन्होंने उसको एक्सपोज कर दिया। और ऐसा है कि उनकी एज भी हो रही है, तो एक तरह से बोलते हैं ना कि आपने देखा है कि जो जिहादी होते हैं, फिदाइन हैं, सोरस एक तरह से फिदाइन थे उनके लिए। उनको यूज करके उनका उनका रेलेवेंस भी खत्म हो चुका है। ठीक है, अभी बाइडेन भी जा चुके हैं। जो गहरा राज्य है, जो शेडो गवर्नमेंट है अमेरिका की, उसमें बहुत सारे ऑपरेटिव्स हैं। सोरस के जो बेटे हैं, एलेक्स सोरस, उनका तो डायरेक्ट एक्सेस था व्हाइट हाउस पे। ठीक है, तो बिहाइंड द सीन्स और भी बहुत सारे लोग हैं, जैसे बराक हुसैन ओबामा है। फिर बाद में आपने ये भी देखा है कि बिल क्लिंटन है। अब ये देखिए ना, मार्क जुकरबर्ग, जो इतने दिनों ने जिन्होंने डी प्लेटफॉर्म किया था डोनाल्ड ट्रंप को 2020 में, अब वो ट्विटर को कॉपी कर रहे हैं, अपने यहाँ पे फैक्ट चेकर्स को हटा के कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स लेके आ रहे हैं। अब उन्होंने भी कुछ बोला था कि भारत में तीसरी गवर्नमेंट नहीं आई, जब भारत ने यहाँ पे उधर कड़ी निंदा की तब उन्होंने अपना ट्रैक बदला। अब वो ट्रम्प के साथ काम करने के लिए रेडी है। सब लोग, ट्रम्प का जो इनॉग्रेशन है उसमें ये लोगों ने हेफ्टी डोनेशंस भी दिया है। तो एक तरह से वहां पे कॉम्प्लाई चालू हो चुका है, चेंजेस चालू हो चुके हैं। और लेकिन अपनी रेलेवेंस मेंटेन करने के लिए दे विल हैव टू वर्क विद द न्यू एडमिनिस्ट्रेशन। और उन्होंने लेकिन ये भी बोल और और उन्होंने सर, ये भी बोल दिया है कि कोविड के टाइम पे यूएस प्रेसिडेंट ऑफिस से बोला जाता था कि इंफॉर्मेशन को दबाओ, जेन्युइन इंफॉर्मेशन आने नहीं दिया जाता था। तो बहुत सारे एक्सपोजे हो रहे हैं, लोगों को समझ में आ रहा है। लेकिन सर, जैसे डेमोक्रेट्स है प्रो चाइना रहते हैं, लेकिन अभी आप देखिए जो शपथ ग्रहण होने जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप का, उसमें भी तो चाइना के प्रेसिडेंट को न्योता भेजा गया है। बहुत से लोगों ने ये भी कहना शुरू कर दिया कि पीएम मोदी को तो बुलाया नहीं, जबकि ट्रंप तो कहते थे मेरा दोस्त है। देखिए, उसी को बुलाया जाता है जिसको ह्यूमिलिएट करना होता है। और आपको ये जान के हैरानी होगी कि नेक्स्ट दिन 21 जैन को फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हो रही है, क्वाड की। और क्वाड की इस बार मीटिंग इंडिया में हो रही है। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप वैसे भी आने वाले हैं क्वाड की मीटिंग के लिए। इट विल बी समवेयर इन मार्च अप्रैल, जब भी होगा तब उस समय आने ही है। तो ये क्वाड की मीटिंग का जो फ्रेमवर्क होता है, उसका प्रिपरेटरी फ्रेमवर्क के लिए गए हैं। और जरूरी नहीं है कि हमेशा का पीएम मोदी को बुलाया जाए, और जरूरी नहीं है कि पीएम मोदी जाए। उन्होंने भेजा होगा, इंडियन गवर्नमेंट को न्योता भेजा होगा। तो गवर्नमेंट ने सोचा है कि बेस्ट है एस जयशंकर जाए, वहां की ट्रम्प की ट्रांजिशन टीम को मिले, वहां पे उनके कंसर्न्स को सुने, और जो हमको रिकैलिब्रेट करनी पड़ेगी अपनी फॉरेन पॉलिसी ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से, उसको रिकैलिब्रेट कर देंगे।
देखिए जो भी है, आप एक चीज मान के चलिए, रिपब्लिकन्स वैसे हैं, वो आपको डायरेक्ट डिमांड करेंगे, अगर आपसे डिमांड करेंगे तो अपना प्रॉमिस फुलफिल करेंगे। डेमोक्रेट सिर्फ आपके साथ एग्रीमेंट साइन करेंगे पर प्रॉमिस कभी फुलफिल नहीं करेंगे। उन्होंने हमारे अपाचे क्लास हेलीकॉप्टर्स नहीं दिया, उन्होंने हमको F404 इंजन नहीं दिए। तो अब आखिरी वक्त जाने के वक्त उन्होंने क्या किया, उन्होंने भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इंडियन रेयर अर्थ मिनरल्स जो है उन लोगों के ऊपर उन लोगों ने सैंक्शन लिस्ट से हटा दिया। 4 साल से क्या कर रहे थे लोग। तो जो भी है, मेरा ये मानना है कि ये रिपब्लिकन एडमिनिस्ट्रेशन जो आएगी वो टफ जरूर रहेगी, पर काम किया जा सकता है। इट्स अ पॉलिसी ऑफ गिव एंड टेक, म्यूचुअल गिव एंड टेक। पर सर जैसे अभी हमास और इजराइल के बीच में भी युद्ध विराम हो गया है, और जब कैंपेन चल रहा था तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि मैं आते ही सबसे पहले ये युद्ध बंद कराऊंगा, अगर मैं होता तो ये युद्ध होता ही नहीं। लेकिन अभी अगर ये युद्ध दोनों के बीच में बात बन गई है, तो आपको क्या लग रहा है, क्रेडिट डोनाल्ड ट्रंप को जाएगा या बाइडेन ने जाते जाते इसका क्रेडिट लेने की कोशिश की है कि मैंने बंद करवा दिया, मैंने सीज फायर करवा दिया? देखिए, बाइडेन भले क्रेडिट लेने की कोशिश करे, कोई क्रेडिट देगा नहीं। सबको मालूम है कि अमेरिका में लोग वहां पे एक स्ट्रांग राष्ट्रपति चाहते हैं। बाइडेन को आपने देखा है कितनी बार तो वो स्टेयरकेस चढ़ते वक्त गिर चुके हैं, कितनी बार वो गोश्त से बातें कर रहे हैं, कितनी बार आपने ये देखा है कि वो किसी आदमी को रिमेम्बर नहीं कर पा रहे हैं। तो एक तरह से वहां पे लोगों को वहां पे अमेरिका ने अपना मजाक बना लिया था। ठीक है, अमेरिका की लीडरशिप, भले ही अमेरिका कंट्री स्ट्रांग है, अमेरिकन लीडरशिप वीक हो गई थी, अमेरिका के अंदर स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स आ गए थे। इस बार देखिए उनको ओवरवेलमिंग मेजोरिटी मिली है, 326 वोट मिले 538 में। सेनेट उनके हाथ में है, हाउस उनके हाथ में है, इवन जो जजेस है सुप्रीम कोर्ट के, वो भी प्रो ट्रंप है। तो एक तरह से ओवरवेलमिंग मैंडेट मिला है। आप देखिए जस्टिन ट्रूडो को उन्होंने उनकी जो इज्जत उतारी है, तो उनको सोचिए, प्रेसिडेंट को बोलते हैं कि आप गवर्नर ऑफ कनाडा बन जाइए, उनका पॉलिटिकल कैरियर खत्म कर दिया उन्होंने। अब जस्टिन ट्रूडो बोला कि आई विल नॉट रन फॉर प्रेसिडेंसी वंस अगेन। ग्रीनलैंड को बोल दिया कि हम आपको परचेस कर लेंगे। पनामा कैनाल में बोल दिया चाइनीज कंपनीज को गेट आउट होने के लिए। भारत को भी उन्होंने बोला है। देखिए जो भी प्रेसिडेंट आएगा वो अपना एक तरह से शो ऑफ स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश करेगा। और जो फर्स्ट 100 डेज होते हैं किसी प्रेसिडेंसी के लिए, वो एक डिफाइनिंग मोमेंट होते हैं। और ट्रंप बिल्कुल। की जो कैबिनेट है, उन्होंने ऑलरेडी वो लोगों ने डिक्लेयर कर दी है, भले उन्होंने शपथ नहीं ली है, वो ऑलरेडी काम कर रहे हैं। और फर्स्ट डे जब आएंगे 20 जनवरी को, ही विल ही विल रिलीज, आई थिंक एक 100 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स वो लोग रिलीज करने वाले हैं। उस दिन वो क्या क्या करेंगे, लोग वहां पे डरे हुए हैं कि वो क्या करने वाले हैं। देखिए, अमेरिका ऐसा कोई कंट्री, एक बहुत ही शक्तिशाली कंट्री है। उसके ओवरसीज बेसिस 800 मिलिट्री बेसिस है। वर्ल्ड में 194 कंट्रीज है, और अमेरिका के पास 800 ओवरसीज मिलिट्री बेसिस है। और ये सब चीज एक शो ऑफ स्ट्रेंथ है, एक पावर भी है, जिसके अंदर वो डॉलर का डोमिनेंस मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। और इसी कारण जब हम ब्रिक करेंसी की बात कर रहे थे, तो डोनाल्ड ट्रंप ने सीधा बोल दिया, वो एक ही चीज है, ट्रांजैक्शनल है, आप हमारी बात रखिए, हम आपकी बात रखेंगे। ऐसे आदमी के साथ काम करने में भी मजा आता है, क्योंकि बिल्कुल। दिस इज गिव एंड टेक रिलेशनशिप विच इज जेन्युइन। डेमोक्रेट्स के साथ ऐसा नहीं है। डेमोक्रेट्स तो आपके साथ दोस्ती भी करेंगे, भांगड़ा भी करेंगे, और आपके यहाँ पे आके विक्टोरिया न्यूलैंड को और एरिक गेरियाटी को भेजेंगे, जो यहाँ पे ऑपोजिशन लीडर्स को मिलेंगे और उनको भी फंड करेंगे। तो ऐसा काम नहीं होता है। सर लेकिन ऐसा लग रहा है कि जब ये कंपनी बंद हो गई हिंडनबर्ग की, तो फिर राहुल गांधी की स्क्रिप्ट्स कौन तैयार करेगा? वो तो आनंद फानन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने बैठ जाते थे जैसे उनको वहां से कोई खबर मिलती थी। तो अब तो राहुल गांधी मुझे नहीं लगता कि बहुत जल्द कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर पाएंगे। स्क्रिप्ट कहां से लाएंगे? सबसे पहले तो उनको अमेरिका में होस्ट कौन करेगा वो देखना है मुझे। कौन सी हम्म। यूनिवर्सिटी जो पहले होस्ट करती थी, विल दे बी विलिंग टू होस्ट हिम वंस अगेन। वहां पे सैम पिट्रोडा का पॉलिटिकल कैरियर रहा है या खत्म हो गया, वो भी चेक करना पड़ेगा हमें। इधर इधर का तो छोड़िए, बाहर उनको इनविटेशन मिलता है क्या? वी हैव टू सी दैट। अपार्ट फ्रॉम यूके उनको कहीं भी इनविटेशन नहीं मिलेगा। हाँ, लग तो यही रहा है सर कि उनकी जो मोहब्बत की दुकान थी वो कम से कम अमेरिका तो में तो बंद हो ही गई है, भारत में तो हो ही चुकी थी, लेकिन जो बच्ची कुची सामान उस दुकान में था वो भी अब मुझे लगता है बंद हो गया। सर आपने विस्तार से इस विषय पर जो तमाम जानकारी मेरे दर्शकों को दी, मेरे लिए समय निकाला, इसके लिए आपका उमेश जी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम और जय श्री राम। जय सिया राम।